हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1604th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। द्रोणाचार्य के साथ टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन। हर साल हम उनके जन्मदिन पर टीचर्स को धन्यवाद देते हैं। एक समय था जब गुरुकुल हुआ करते थे और टीचर्स डे के कार्यक्रमों में या गुरुओं के स्पेशल डेज पर उनके चरण स्पर्श जब लोग करते थे तो उसके लिए वो पूरा झुकते थे। आजकल लोग आधे में ही चरण स्पर्श करके शॉर्टकट निकाल लेते हैं, लेकिन गुरुओं का जो दर्ज है वो ईश्वर भी अपने माथे पे रखते हैं, अपने सर पे रखते हैं, अपने उन्हें ताज कहा जाता है। कहते हैं कि जिनका जितना अच्छा गुरु होता है उतना ही वो जीवन में सक्षम होता है, जीवन में सफल होता है। आज ऐसे ही एक गुरु से हम बात करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों से प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं और चंद्रपुर से हैं। एमटेक करने नागपुर आए और उसके बाद नागपुर के बन गए। मुलाकात करते हैं हमारे आज के द्रोणाचार्य आदरणीय प्रोफेसर सुहास काकड़े सर का। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर। सर पहले तो धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं और बात कर रहे हैं हमसे, इसके लिए धन्यवाद। सर चंद्रपुर में से क्या क्या याद आता है? पुराने दिन जब याद करते हैं तो क्या क्या चीजें याद आती हैं? सर चंद्रपुर में तो मेरा पूरा बचपन गुजरा। 12वीं तक मैंने चंद्रपुर में मेरा एजुकेशन हुआ जी। तो चंद्रपुर में जो स्कूल की यादें हैं या जी। कॉलेज की यादें हैं 12वीं तक, जी। वो हमेशा अपने साथ रहती है। और मेरे पापा मम्मी भी चंद्रपुर रहते हैं तो मेरा जाना ना रहते है चंद्रपुर। लेकिन जब वो चंद्रपुर की जो कुछ जगह है, प्रीमाइसेस है या स्कूल है, वो यादें हमेशा मेरे साथ रहती है। टीचिंग एक प्रोफेशन, टीचिंग एक नोबल जॉब, टीचिंग एक ग्रेट करियर, क्या चुना आपने? सर टीचिंग इज नोबल करियर, ग्रेट जॉब और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया कि कुछ स्टूडेंट मेरे आज अपने जिंदगी में कुछ सफल रहे। तो मैंने किसी की हेल्प की, सोसाइटी के लिए कुछ तो भी किया कि आज मेरे स्टूडेंट सोसाइटी में जाके अच्छे इंसान बने, अच्छे एम्प्लॉय बने, अच्छे इंजीनियर बने जी। तो उसका एक दिल में एक अच्छा एक ये रहता है कि मैंने कुछ तो भी अच्छा किया सोसाइटी के लिए। आज बाकी प्रोफेशन देखेंगे तो सभी सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जो सोसाइटी के लिए इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, लॉ मेकर्स बनाता है, जितने भी बाकी फील्ड है वो सभी के जो यहाँ पे लोग पर्सन काम करते हैं वो सभी टीचर बनाता है। सो टीचिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन दैट इज आई थॉट। और टीचर के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा सर कि टीचर जो अंधेरे में जो रोशनी बनाए उसे दीपक कहते हैं जी। अंधेरे में जो रोशनी बनाए उसे दीपक कहते हैं। ठेस लगाकर जो सिखाए उसे सबक कहते हैं। भले ही जोरी लगाता होगा कीमत हीरे की, पर जो पत्थर से हीरा बनाए उसे अध्यापक कहते हैं। क्या बात है। पत्थर से हीरा बनाए उसे अध्यापक कहते हैं सर। तो सर आप एक पोएट भी हैं, एक कवि भी हैं, तो कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं और फिर बिल्कुल आपने ये जो पूरी बात कही वो बिल्कुल सही है एक अध्यापक के लिए और एक अध्यापिका के लिए कि वो ऐसे हीरो को तराशते हैं जिन्हें सर दुनिया देखकर उनकी तारीफ करती है। बट सर आपको कब ऐसा लगा कि यू कैन बी अ टीचर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में कोई था जो टीचिंग प्रोफेशन में था? हाँ सर, मेरी मदर टीचर थी और अभी भी टीचर, अभी भी हमको कुछ ना कुछ पढ़ाती रहती है जी। तो वो लाइफ लॉन्ग टीचर रहेगी हमारी और है। और तो उनसे कुछ ना कुछ हमें मिला है, मुझे मिला है जो टीचिंग इसमें स्किल मुझे डेवलप हुई है और अभी भी उसी वजह से मैं 10 साल इस फील्ड में हूँ। तो पहले तो मेरा यानी जैसे बीई करने के बाद सर मैं पूना में था एज ए इंजीनियर। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैंने हायर एजुकेशन करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने नागपुर में आया फॉर एमटेक के लिए तो मुझे टीचिंग की जॉब का वैकेंसी दिखी और मैंने वहां पे अप्लाई किया। और
जैसे ही अप्लाई किया तो सिलेक्ट हो गया जी। और उस दिन से लेके आज तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ। अच्छा भी लगता है कि जब 5 सितंबर टीचर्स डे के जिन बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने हमको पढ़ाया था और हम अभी इस कंपनी में है या अभी यहाँ पे है और अच्छे से रह रहे हैं, आपकी वजह से है, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि यार हमने कुछ तो भी सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है। बस यही एक चीज जो है जो हमें इस प्रोफेशन में रखती है। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इंजीनियरिंग, क्योंकि एक तो सर इसे करने के बाद जॉब्स बहुत तेजी से मिल रहे हैं, जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे काम किया जा रहा है और लोग उसे समझकर सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लेसमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, क्या सोचना है आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी जो नाउडेज जो मार्केट चल रहा है वो एम्बेडेड मार्केट है, स्मार्ट डिवाइस का मार्केट है सर जी। और जितने भी स्मार्ट डिवाइस है उसका बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जी। उसमें कंट्रोलर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सर्किट्स आती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आती है जी। तो जो चीजें हैं वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में आती है, तो बच्चे वो पढ़ते हैं। लेकिन सर उसके लिए जो कंपनीज होती है, जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करते हैं, उसका जो कंपनीज है वो कम है as compared to software industries. They are highly, that is they require highly professional engineers for coding and all these things. But जब इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें बारे में जाते हैं तो वी हैव टू रिक्वायर्ड फाइनेस्ट और स्मार्ट डिवाइसेस। अब उस केस के लिए अपने को स्मार्ट बंदे भी लगते हैं जी। जब अगर कुछ अपन हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं तो हार्डवेयर में वो बंदे को पूरा हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए। अगर हार्डवेयर नॉलेज होगा तभी वो अच्छे से हार्डवेयर डिजाइन कर पाएगा। अगर हार्डवेयर डिजाइन कर पाएगा तो वो हार्डवेयर मार्केट में चलेगा, लोग उसको यूज करेंगे जी। तो उसके लिए फाइनेस्ट जिसको डीप नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बंदे मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और अभी आजकल जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन जो हो रहा है 5G नेटवर्क्स, तो उसके लिए दे रिक्वायर्ड स्मार्ट इंजीनियर्स विच कैन डेवलप, दे कैन डिजाइन, दे कैन टेस्ट एंड दे कैन सिमुलेट दी हार्डवेयर so that the requirement of huge engineers required by the industry also. Nowadays also government also that is a plan to develop or increase the electronics industry in our India. So they required more engineer in upcoming years and upcoming decades. So Japanese technology, Korean technology, German technology and थोड़ा सा बीच में एक टाइम आया था जब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के चर्चे थे पूरी दुनिया में, लेकिन चाइनीज टेक्नोलॉजी और जापानीज टेक्नोलॉजी, कोरियन टेक्नोलॉजी, ये जो जितनी भी ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं ये बहुचर्चित रही हैं अपने काम को लेकर। वो कहती हैं कि उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं। सर हम कहाँ कम पड़ जाते हैं? सर हम अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग जो है वो पार्ट नहीं होता सर। वी आर इन असेंबलिंग डोमेन। अपन बाहर से चीजें आईसीज लाते हैं और यहाँ पे असेंबल करते हैं जी। बाकी इंडस्ट्री आप जापान या कोरिया, ताइवान बोल रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे आईसी डेवलप की जाती है, बनाई जाती है। बिकॉज वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वहीं पे मिलता है। सिलिका जो है, सिलिका जर्मेनियम, वो वहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है। दैट्स वाई दी चाइनीज प्रोडक्ट्स आर दे यूज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है। और अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे अपन असेंबल करते हैं वॉट एवर द आईसीज वी रिक्वायर्ड इन अवर सर्किट्स, वी परचेज द आईसी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कंट्रीज एंड वी असेंबल दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंडिया। सो असेंबलिंग यहाँ पे होती है। जब यहाँ पे धीरे धीरे जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, फैब्रिकेशन होगा, तब यहाँ पे और बूम होगा। पर सर हम आएंगे क्या उस दौर में? क्या हम उस समय क्या वो हम समय ला पाएंगे क्या कि भारत एक तो मेक इन इंडिया के माध्यम से कोशिश जारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हम वो दौर ला पाएंगे सर जहां पर हमारे बनाए हुए गैजेट्स, हमारे बनाए हुए टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी मटेरियल पूरी दुनिया में सप्लाई होगा? यस सर। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी लॉन्च की है कि जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इन इंडिया, दे सपोर्ट दी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हु वांट टू मैन्युफैक्चर। एंड दैट्स व्हाई दे आर नाउअडेज द इंडस्ट्रीज आर डिजाइनिंग, फैब्रिकेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स in our India. And now that they launched different products. Nowadays we can see in the electronics market the daily new products are come in the market.
And so for that, for testing, for manufacturing, for maintaining that product, we require that electronics engineer or electronics hub. So in upcoming decades or in 5 or 10 years, we will that is a manufacturing hub in India, because most of the company also investing that in India as a electronics. और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं सर, ऑटोमेटिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अभी EVs जो आ रहे हैं, उसमें तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है. अब उसके लिए अगर अपने यहाँ पे स्किल एम्प्लॉयज इंजीनियर्स है, सो दे आर दैट इज यूजफुल फॉर इंडिया फॉर ग्रोइंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑल्सो. सर एक तो ये कि जैसे ही कोई एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो दो किस्म की अपॉर्चुनिटीज है. सर एक वो एक ऐसी कंपनी से जुड़े, एक ऐसा एक ऐसे ब्रांड से जुड़े जिससे उसका करियर बन जाए, और दूसरा वो कि एक वो एज अ एंटरप्रेन्योर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करे. मेरा सवाल एंटरप्रेन्योर के लिए है, क्योंकि जॉब्स तो मिल जाते हैं सर. yes. या थोड़ा सा हो सकता है इनिशियल टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो, या पर जॉब आज नहीं तो कल मिल जाता है. पर सर एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है? इज देयर सम अपॉर्चुनिटी जो, क्योंकि सर अब चूंकि हम एक एरा में आ गए हैं जहां पर एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां पर ना ही सिर्फ NEP जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुछ आप देख रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो नई NEP है, नई पॉलिसी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को मदद करेगी? यस. NEP में क्या है, NEP में स्किल फोकस या स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है. दैट इज स्टूडेंट कैन नॉट ओनली लर्न, दे कैन डू समथिंग, दे कैन डू एक्सपेरिमेंट, दे कैन डू प्रैक्टिकल्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट दे कैन सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स. अगर किसी को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है और किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट है, विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एंड मेडिकल ही कैन use that particular idea and design something new. Nowadays biomedical is one of the boosting field or innovative field. So entrepreneurship के लिए there are lots of ways. If you have that is a master in electronics, one subject, and you have to design and you have to create something new, then you can use the electronics, which can be that is with the help of programming and controllers and digital circuits, and you have to apply that particular circuits to particular medical field or any other field. Then he can become an entrepreneurship. But उसके लिए सब पहले ऐसा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, ये सोच मेरे मन में होनी चाहिए. सही है. अगर मैं इंजीनियर हूं तो मुझे उसके ऊपर काम करना है, उसको डिजाइन करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसको सीखना है, उसके बाद ही मैं उसमें कुछ डेवलप कर पाऊंगा. और मेरा माइंड ओपन होना चाहिए. अगर मेरा नैरो माइंडेड है कि मुझे सिर्फ बी करना है, जॉब के लिए जाना है, तो उस वक्त में मेरे इस दिमाग में वो आइडियाज नहीं आएंगे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप. अगर मेरा ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, तब मैं सोच सकता हूं कि एज ए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज एंड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट नॉलेज, मुझे म्यूजिक का पैशन है, मुझे मेडिकल का पैशन है, मुझे इसका पैशन है, तो वो फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को कंबाइन करने के बाद अगर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो डेफिनेटली मार्केट में चलेगा. अब नाउ डेज लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स आर बूमिंग विद द हेल्प ऑफ द स्टार्टअप इंडिया, विद द हेल्प ऑफ मेक इन इंडिया. द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट इज बूस्ट अप दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप. लॉट्स ऑफ IIT स्टूडेंट्स और अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नागपुर में बहुत सारे स्टार्टअप ओपन हुए सर, जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो ड्रोन बना रहे हैं. दे डिजाइन समथिंग दैट इज इंस्ट्रूमेंट विच कैन दैट इज measure something, which can be used for measurement, which can be used in robotics, which can be used in big industries. IoT is nowadays they are a booming industry. With the help of the computer programming knowledge, with the help of the communication knowledge and embedded system knowledge, they can design a new techniques. तो ये सारे that is lots of ways. बट सर मेन फोकस है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अलग जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, ये थिंकिंग मेरे मन में होनी चाहिए. और वही अगर हम अपने NEP के थ्रू हमको अभी देना है बच्चों को. और नाउ डेज कॉलेज इज ऑटोनॉमस. सो ऑटोनॉमस का फायदा ये है कि हम अभी बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट डाल सकते हैं, उनको वो चीजें बता सकते हैं कि कौन सी जो टेक्नोलॉजी है या कौन से सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. वो बच्चों को बताने के बाद बच्चे उसके ऊपर वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे, एंड देन दे कैन दैट इज बूस्ट अप द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इंडिया. उसी को बढ़ाने के लिए सर NEP लॉन्च किया गया है, स्किल बेस्ड लर्निंग.
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, जिसमें अपना इंटरेस्ट है और जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, दोनों का मिक्स करने के बाद जो आउटकम आएगा वो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। सर ऑटोनोमस हो गया है प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कितने उत्साहित हैं सर आप? बहुत उत्साहित है। ऑटोनोमस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी मिली है हमको, फ्रीडम मिला है। ऑटोनॉमी का मेन यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम इन द केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स विच आर यू इंक्लूड इन सब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स। जो इंडस्ट्री बेस्ड है या जो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री है वो प्रैक्टिकल हमें बच्चों को दे पाए, पढ़ा पाए, वो नॉलेज दे पाए, तो डेफिनेटली बच्चे जो मार्केट में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो उनको उनके पास वो स्किल रहेगी और स्किल रहने के बाद आदमी कुछ कर सकता है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमस से मिलता है, तो उसका एक सबसे बढ़िया बेनिफिट वही है। सर अपने प्रोफेशन के 10 सालों को जब आप देखते हैं तो सर कभी, क्योंकि सर बीच में कुछ 10 साल पहले 2 साल के लिए आप पूना भी गए थे, है ना सर? तो वो दिन याद आते कि नहीं आते कि वो एक्सपीरियंस याद आता है कि नहीं आता है? यस, पूना में बी होने के बाद जैसे सबको लगता है कि जॉब करना चाहिए, तो मैंने भी बी होने के बाद पूना में गया था। तो पूना में जाने के बाद मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में था, वहाँ पे मोबाइल्स बनते थे जी। सो उस प्रोडक्शन लाइन में था, लेकिन उस मोबाइल उस कंपनी में कंट्रोलर्स या मेमोरीज यूज होती थी, सर्किट यूज होती थी, तो उसको और पढ़ने के लिए फिर मैंने लगा कि मुझे पीजी करना चाहिए जी। तो पीजी करने के लिए फिर मैं नागपुर में आया एमटेक के लिए, और जैसे नागपुर में एमटेक में एडमिशन हुई और टीचिंग का जॉब मिल गया। अब टीचिंग में कैसा है सर, आप नए सब्जेक्ट को भी, टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते हो, तो हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज बच्चे के क्वेश्चन कौन से आएंगे इस फील्ड में। और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा है कि सर हर 2 महीने बाद 3 महीने नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। तो इस फील्ड में हमको भी अपडेट रहना पड़ता था। तो ये तो टीचिंग ऐसा प्रोफेशन था कि हमको अपडेट भी रहना है, उसको समझना भी है, और उसको समझने के बाद बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इससे अपनी भी खुशी थी कि मैं अपनी नए टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और वो बच्चों को भी बता रहा हूँ, सो दैट बच्चे स्किल हो जाए और वो बच्चे इंडस्ट्री में जाके उस स्किल के साथ काम करें। सर आगे क्या करना है, कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है सर, अभी तो इस फील्ड में है, तो अभी पीएचडी, उसके बाद पीएचडी होने के बाद देन वी विल दैट इज जो भी आगे की जो अपॉर्चुनिटी रहेंगी उसको फोकस करना है। और इस टीचिंग ये फील्ड सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम अच्छे प्रोफेशन में, कि जहाँ पे हमने कुछ तो भी सोसाइटी को दिया है हमारी तरफ से, कि आज हमारे जो भी बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके खुद का नाम रोशन कर रहे हैं, खुद के पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हैं, और उनके मन में भी एक है कि नहीं, हमने इस कॉलेज से पढ़ा है, तो इस कॉलेज के जो सर या हमने पढ़ाया है, तो वो रहता है कि रिस्पेक्ट रहता है कि यार हमको सर ने पढ़ाया है, तो वो एक फीलिंग रहती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है सर, ये हमेशा रहेगी। आप बहुत क्लियर हैं, बहुत सॉर्टेड हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और सर व्यक्तिगत रूप पे अगर मैं आपको बोलूं तो सर इसी किस्म के प्रोफेसर की हमेशा नीड रहती है। बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है जिनका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो इतना डीप रहा है, जहां पर उन्होंने मार्केट में कौन से स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स की जरूरत है, वर्क फोर्स की जरूरत है, उनको खुद को पता है ना। क्योंकि कई सारे ऐसे हम प्रोफेसर्स देखते हैं जिनको किताब के बारे में एक अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन आपके पास वो भी है, तो आई एम श्योर बच्चों को जो मिल रहा है वो फुल मील मिल रहा है सर, है ना? सर इलेक्ट्रॉनिक्स ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अगर आपका हैंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आती है, सर्किट डिजाइनिंग आती है, तभी आप उस फील्ड में जा पाओगे। एब्सोल्युटली। और जिसको पता है वही इस इंडस्ट्री में काम कर पाएगा। तो यही मेन खासियत है। और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट था बचपन, जब मैं बीई में था तो हमको भी ऐसा पढ़ाया गया था कि मुझे उस कंट्रोलर में नॉलेज डेवलप हुई, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने खुद होकर उसको पढ़ा, कौन से कंट्रोलर मार्केट में आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, लैपटॉप में कौन से प्रोग्रामर या प्रोसेसर चलते हैं, मोबाइल में कौन से प्रोसेसर आते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, कौन सी मेमोरी यूज होती है। तो ये सारे चीजें मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको डीप में पढ़ा। और जब मैंने डीप में पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चों को बताना चाहिए।
अभी भी मैं अपने बच्चों को बोलते रहता हूँ कि अभी तुम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो, तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री है, यू हैव टू डिसाइड योर वे, यू हैव टू डिसाइड योर पाथ, डोमेन डिसाइड करो, उस फील्ड में जाओ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमेन इंटरेस्ट है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक चीजें पढ़ो, बेसिक के बाद अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है उसके ऊपर वर्क करो, उसके कोर्सेस, सर्किट डिजाइनिंग है उसके ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज लो, एंड देन यू उसकी होने के बाद आप मार्केट इंडस्ट्री में जाओ, तो आपको डेफिनेटली उस फील्ड में अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा जॉब और अच्छा करियर मिलेगा। तैयार बनो, यस, है ना सर। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू सर। सुहास काकड़ी सर से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे सर से आज जानने को मिली, और वो ये है कि तैयार बनो, मतलब आने वाले वक्त के लिए अपने आप को इतना ज्यादा तैयार बनाओ कि वक्त भी तुमसे बोले कि अरे वाह तुम इतने तैयार हो। एक पेन का ऐड आया था मेरी, एक बहुत मतलब, क्योंकि मैंने एक कवि का इंटरव्यू किया है जो प्रोफेसर भी हैं, उनका एक एक्सक्लूसिव उनके साथ इंटरव्यू किया है, तो मुझे कविता याद आ गई जब सर ये बता रहे थे कि उनकी जर्नी किस तरह से थोड़ी सी संघर्षपूर्ण रही, जहां पर एक तरफ करियर था, दूसरी तरफ पढ़ाई, और तीसरा एक अपॉर्चुनिटी, जहां पर जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ली और अब वो एक नागपुर शहर के जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर हैं। लेकिन एक चीज जो मेरे जहन में चल रही थी जब मैं सर का इंटरव्यू ले रहा था, और वो एक कविता है जो जावेद अख्तर साहब ने लिखी है, बड़ी अच्छी कविता है। उसका एक एड भी बना था, एक पेन का एड। अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि एक पेन आया था, उस पेन का नाम था रोटोमैक। पेन बंद हुए जमाना हो गया, लेकिन वो पेन का जो एड था उसमें जावेद अख्तर साहब पहली बार स्क्रीन पर आए थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता बोली थी जो पेन का एड कमर्शियल भी है, कि वो कहता है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। ऐसे ही फाइटर, ऐसे ही द्रोणाचार्य से हुई आज एक मुलाकात और राज की बात। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, जिंदा रहें। जय हिंद।